बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो बातें तो आज तय हैं कि ये जितनी बात आपसे सरदार अवैस लगारी साहब ने की और अताउल्लाह तारड़ साहब ने की, बजट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करेंगे तो ये सबवर्जन है। और मेरा ख्याल है कि आज स्पीकर्स ऑफिस इस्तेमाल किया गया इस मकसद के लिए। मैं सिर्फ इस एक नुक्ते पर अपनी बात को रोकूंगा कि बजट कैलेंडर स्पीकर के ऑफिस की तरफ से जारी किया जाता है और कैलेंडर के मुताबिक आज बजट को पेश होना था। जो मुतालबात उनके थे वो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में वो दुरुस्त थे, गलत थे, जैसे भी थे, हुकूमत ने एक मैग्नानिमस पोजीशन से उन मुतालबात को उनके मेरिट्स पे गए बगैर तस्लीम किया। ये कहाँ का हक हासिल है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें और उसके बाद आके आप ये क्लेम करें कि जो उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स किए गए, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया। सारे मुल्क ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का क्या हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हुक्म था कि इस्लामाबाद डी चौक तक कोई नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने, इनके वर्कर्स ने वहां पर ब्लू एरिया में जाके गिराव झलाव किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मेट्रो बस के स्टेशंस को गिराव झलाव किया, ग्रीन बेल्ट्स को जलाया, वहां पर हलूगनिज़म और गुंडागर्दी की एक बदतरीन मिसाल कायम की। और यही एक इनकी अटैम्प्ट जो थी, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको नहीं रोकेंगी तो क्या होगा। इस तरह के हालात पैदा करने के बाद फिर अपनी टर्म को डिक्टेट करने की कोशिश की। अब गवर्नमेंट की आपके सामने हमने अपनी पूरी कोशिश की कि माहौल को ऐसा बनाए हाउस के अंदर, और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीज़ों पर कंसीड भी किया कि ठीक है, अगर आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर तकलीफ़ हुई है तो हम उसके करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार हैं। यही वो बुनियादी बातें थी जिनको करना लाजिम था इनके साथ। लेकिन नतीजा आज क्या निकला, जैसे पहले एक बिल्कुल रूलिंग जो दी जाती है स्पीकर की तरफ से, रूलिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक दी जा सकती है, अल्ट्रा वायलेटिव ऑफ द प्रोसीजर रूलिंग नहीं दी जा सकती। अगर तो वहाँ पर जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ये कोई हलूगनिज़म कर रहे होते, हाउस के कंडक्ट को डिसरप्ट कर रहे होते, किसी तरह से ये स्पीकर की चेयर की बात को तस्लीम ना कर रहे होते, और कोई ऐसा इनका एक्ट होता जिसके साथ ये जेपडाइज कर रहे होते प्रोसीडिंग्स को, तो फिर स्पीकर का हक होता है, स्पीकर की विम्स पे नहीं होता। स्पीकर पाबंद है, कानून की क्रिएशन है स्पीकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की क्रिएशन है स्पीकर। स्पीकर कोई ऐसी कुर्सी या ओहदा या मनसब नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश के ताबे रूलिंग्स देने लगी। उन्होंने जो रूलिंग देनी है ज़रूरी है। अगर वो 210 में कोई कहते हैं कि फ़लाँ मेंबर हाउस के अंदर नहीं आ सकता, ये उनका हक है, लेकिन वो किन कंडीशंस में कहते हैं ये भी उसी प्रोसीजर की किताब में दर्ज है। यानी उनके लिए किसी का डिसऑर्डरली होना ज़रूरी है। अता ने तो वहाँ पर कोई बात भी नहीं की थी। अब स्पीकर साहब को इस चीज़ से एतराज़ था कि अता की प्रेजेंस हाउस में क्यों है, तो उनकी जो रूलिंग है, हम मानते हैं कि रूलिंग इलीगल रूलिंग नहीं हो सकती, लेकिन स्पीकर्स कंडक्ट इज़ बाउंड फॉर इट मॉरल्स। उनके अपने कुछ अखलाकियात हैं जो उनको पाबंद करते हैं कि वो कानून के ताबे अपनी रूलिंग्स को दें। तो जो उनकी पहली रूलिंग थी विदाउट सब्सटेंस थी, जो रूलिंग इन्होंने ये दी कि मिनिस्टर जो हैं वो हाउस के अंदर नहीं बैठ सकते। 130 की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 ये क्लियरली कहता है कि 6 महीने तक जो कि कैबिनेट का मेंबर होगा वो 6 महीने तक जब तक हाउस के अंदर रह सकते हैं, जब तक उनके इलेक्शंस में वो नहीं जाते, एंड ही सीजेस टू होल्ड दैट पोजीशन अगर वो 6 महीने में इलेक्ट होकर नहीं आते। तो इनका हाउस में बैठना आईनी तौर पे दुरुस्त था। रूलिंग जो थी वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी। अब मैं मुझे इजाज़त दें ज़रा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। अब ये मसला कि बजट पेश हो गया, बजट बुक आ गई, वो आज आपकी सारी मीडिया के अंदर भी ऑब्वियसली जब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू बी अनाउंस्ड इन द असेंबली है। अब मुझे बताएं कि क्या सैंक्टिटी रहेगी प्रोसीजर्स की।
अच्छा, दूसरी रूलिंग जो उनका तकाजा था कि आप बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को और आईजीपी को, उसका मकसद क्या था? ये कहते हैं जी कन्वेंशन है कि जब बजट पेश होता है तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी हाउस की गैलरीज में मौजूद होते हैं। दुरुस्त है, लेकिन तब मेलाफाइडी नहीं होती। अगर मेलाफाइडी की इंटेंट हो और हमें पता हो कि स्पीकर के ऑफिस को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और वो स्पीकर के ऑफिस को मिसयूज़ करके उन ऑफिसर्स को जिनके ज़ुम्मे पंजाब के अमन व अमान की ज़िम्मेदारी है, उन ऑफिसर्स को जिनके ज़ुम्मे ड्यूटी, अब इसमें पीछे क्या चीज़ कार फरमा है? यानी एक कोर्ट का ऑर्डर आप सबको पता है, तब तो हमजा साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब तो उनके इंतखाब के लिए कोर्ट से ये हुक्म आया था कि डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करें, और जब डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करने के लिए बैठे तो तहरीके इंसाफ के असम्बली के अरकान के भेस में छुपी वो गुंडागर्दी आपने देखी। किस तरह से स्पीकर की चेयर के ऊपर हमला किया गया, कैसे उनको जोत-कोप किया गया, कैसे उनको पुश करके वहाँ पे जो उस वक्त स्टाफ मौजूद था उन्होंने बाहर निकाला, किस तरह हाउस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई, कैसे अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आई। ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप कहें कि असेंबली के फ्लोर पे कत्ल हो रहा है और पुलिस को पता है कि वहाँ पर किसी के ऊपर कातलाना हमला हो रहा है और पुलिस इंटरफेयर ना करे? ये तो मतलब बिल्कुल आप ऐसे है जैसे दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर दें, जैसे आपको पता भी हो कि ये सामने जो रंग स्याह है और उसको आप कहें और कहने पे तुले हों कि ये सफ़ेद है। तो ये ठीक है, हमें तरीके इंसाफ का वतीरा मालूम है, हमें आपकी सियासी जो पूरी की पूरी आपकी नशो नमा है वो गुंडागर्दी पे, घिराव जलाओ पर, हलूगनिज़म पर और एक सिविल डिसोबीडियंस पर, एक अनार्किस्ट टेंडेंसी आपकी है। इस सब पे हमें कोई कलाम नहीं, और हमें यकीन है कि आपने ये जो आज के तीनों इकदाम किए हैं वो सख्त गैर आईनी प्रोसीजर्स के भी एक ही करके कर रहे ना, एक इस साइड से अब्बास भाई कर लेते हैं, फिर उर्फत भाई की बात आती है। अब्बास भाई, आपने ये फैसला कर लिया है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नहीं बुलाएंगे, आपने ये फैसला कर देखिए ना, चलें इसको दूसरी जानिब जो आज जिस तरीके से स्पीकर पंजाब असेंबली बार बार चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को इस तरह बुलाने की कोशिश करते रहे, तो लग ये रहा है कि बजट तो वो पेश करने नहीं देंगे किसी सूरत में। देखें, दूसरा ये बता दें कि अताउल अताड़ अगर कानूनी तौर पे अंदर गए थे तो पूरी नॉन लीग उनका दिफा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखें, मैं तो इस हक में था और मैंने फिर अता से ये कहा भी कि अता साहब अब जब आप आके बैठ गए हैं और स्पीकर ने गलत रूलिंग दे दी है तो अब चाहे इजलास बर्खास्त हो, अब आपको उठना नहीं चाहिए। अता साहब का ये ख्याल था कि मेरे अंदर एक जैसी भी सूरत हाल है, स्पीकर की रूलिंग चाहे वो गलत है, बाद में उसको हम कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूलिंग आ गई है तो एज़ अ ट्रू लॉ अबाइडिंग पर्सन मुझे इस रूलिंग का एहतराम करना चाहिए। ये इनकी राय थी, हमारी पार्टी की मेजॉरिटी की ये राय थी कि चाहे कोई भी हालात हो अब आपको ये उठना नहीं चाहिए। ये इनका अपना फैसला था अता साहब का। इन्होंने कहा क्योंकि अब ये स्पीकर ने एक रूलिंग, मैं अंडर प्रोटेस्ट यहाँ से उठ के जाता हूँ। नंबर 1। नंबर टू जो बात आपने, देखिए, अगर हमें वाक़यात पर बेस्ड इस बात का हमें शाइबा नहीं है। पहला वाक़या 6 तारीख पे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दिन का, उसके बाद फिर दूसरा जो सेशन कॉल होता है उसका वाक़या, फिर असेंबली के स्टाफ को और सेक्रेटेरिएट को अपनी विम्स पे यूज़ करने का वाक़या, फिर असेंबली के स्टाफ को अपने साथ पार्टनर इन क्राइम करने का वाक़या, फिर वो जो सिक्योरिटी के स्टाफ है उनको असेंबली हॉल के अंदर उतार कर MPs के ऊपर हमला करवाने का वाक़या, हमारे खगा साहब जो साहिवाल से MP हैं उनके ऊपर बाकायदा ब्लैक यूनिफॉर्म लोगों ने हमला किया। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप सबको वो दिखाई जा चुकी हैं। मीडिया टॉक के अंदर हमने आपको वीडियोज़ दिखाई जिसमें पहले चौधरी साहब थम्स अप कर रहे हैं कि आपने बड़ा ठीक किया जो डिप्टी स्पीकर की चेयर के ऊपर आप हमलावर हुए। उसके बाद वो देखा जा सकता है कि गैलरीज के अंदर से लोगों को वो प्रोवोक कर रहे हैं कि जंप इन करके हाउस के अंदर दाखिल हो जाएं। तो इस सिचुएशन में हमें ये पता है कि चौधरी साहब की एक मेलाफाइडी, ये एक स्टैंड ऑफ आ गया है। हम किसी सूरत भी, हम गवर्नमेंट हैं, हमने मेजॉरिटी की बेस पर गवर्नमेंट है। इस वक्त 174 मेंबर्स गवर्नमेंट के साथ हैं, 168 ये हैं।
तो जब हुकूमत एक मौजूद है, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इनकी उस एक अल्टीरियर मोटिव पे, एक इनकी एक मेलाफाइडी डिज़ायर पे, एक इनकी ऐसी ख्वाहिश पे कि जिसके तहत हमें पता है कि ये बुलाकर उन कैरियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ उनकी तस्दीक करना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट का स्टैंड राइट। हुकूमत ने लचक दिखाई, हर मामले में लचक दिखाई, लेकिन क्या कर रहे हैं? हर कोई सिविलाइज तरीका इख्तियार करें भाई। स्पीकर की चेयर और अपोजिशन की डिमांड्स बढ़ती गई। लगा ऐसे रहा है कि कोई ऐसा प्लान है कि गवर्नमेंट को बजट पेश ना करने दिया जाए, जिसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी सफ़र करेगी, आपकी जिम्मेदारी है, और पंजाब के 12 करोड़ आवाम भी सफ़र करेंगे। तो कैसे होगा सर कि इस साजिश को नाकाम बनाया जाए? देखिए, इस पर आपको मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि इस पर आपको अता ने बड़ी तफसील से बताया कि जो पंजाब के अवाम की फलाह का मनसूबा है इस बजट में है, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। और सेकेंडली, ये कोई ऐसी सूरत नहीं इख्तियार कर सकते कि हुकूमत को उसके फ़राइज़ की अदायगी से रोके। असम्बली के अंदर अपने ऑफिस को यूज़ करके अगर वो बजट के प्रोसेस को रोक रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं, और ये सबवर्शन कल्पेबल है, काबिल गिरफ्त है कानून के अंदर। इसके लिए हमारे पास ये आर्टिकल 69 के उस दायरे से बाहर है, वो तो प्रोसीजर के मुताबिक है। अगर प्रोसीजर छोड़े कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा होगा, तो उसकी तशरीह एक बार नहीं बारहा अदालतें कर चुकी हैं। जी भट्टी साहब। जी मोहसिन बिलाल साहब। ये बताइएगा, आज पूरा दिन गर्मी भी रही, मौसम भी टेंस रहा, सियासी माहौल भी, अब मौसम खुशगवार हो गया। इस मौसम में बड़े गुलाम अली की एक ठुमरी है कि अनोखा लाडला खेलल तो मांगे चाँद ने, तो अनोखा लाडला चाँद मांग रहा था दो, तो पेश कर देते कुछ ना होता। देखें, अनोखे लाडले की ज़िद पूरी करते करते पंजाब के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके हकूक़ को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। अनोखा लाडला अपने घर में पहले ही तबाही बर्पा कर चुका है। अपने बड़े भाई के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर अनोखे लाडले का भी एक अनोखा लाडला है। वो वाकई अनोखा लाडला है जिसकी, चले मैं तो अपने बारे में कहता हूँ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, फ़ारूक हबीब जैसे, ज़ुबैर न्याजी जैसे। हम पढ़ाई छोड़ के 1 साल सड़कों पर रुले, हमने सारे उतार चढ़ाव देखे। तो अब्बू जब वज़ीर आला हों, बच्चा गोद में बैठ के ज़मीनों पे कब्ज़े करे और उस वक्त उसकी परवरिश हो, तो वो आज बिज़नेस एडवाइजरी में क्यों बैठा, ये भी इतराज़ है। मुझे तो चले हाउस से निकाल दिया ना जी, मैं आ गया, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। तो ये अगर अब्बू जी हर बच्चे को बिज़नेस एडवाइजरी में ले आएँ, तो मलिक साहब के 4 बच्चे हैं, मलिक नदीम कामरान के, वो अगर चारों बच्चों को बिज़नेस एडवाइजरी में ले आएंगे तो बिज़नेस एडवाइजरी में जगह नहीं बचेगी। तो ये अनोखे लाडलों ने ही इस मुल्क को तबाह किया है, और इन अनोखों लाडलों का हम इलाज जानते हैं और इलाज करेंगे। कासिम सूरी की एक रूलिंग आई थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों ने रुजू किया, तो आपको रिलीफ मिला। यहाँ पे आज आपने गिनवा दिया कि कितनी रूलिंग आई, सबको आपने गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालतें खुली हैं, रात के वक्त भी खुलती रही हैं, अदालत से रुजू करने का कोई इरादा है? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं अब आपके साथ बड़ी कैंडिड बात करता हूँ। आई होप कि मैं कोई चीज़ मख्फी ना रख लूँ। मुझे बेशक भट्टी साहब ने हुक्म किया है कि सवाल ज़्यादा आ जाए, बात मुख्तसर रहे। हमारा इनसे मुआहदा तय पा रहा था। आई हैव नथिंग टू हाइड। ये पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट है जिसके तहत हम सारा काम करते हैं। मैं उस पब्लिक ट्रस्ट को किसी सूरत भी डिसीव नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। मेरी ख्वाहिश थी विद इन द पार्टी के इस अगली सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए। ये जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग होती है, इसके अंदर कुछ मामला तय किए जाए। जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में उनका मुतालबा था, नंबर 1 कि आप फिल फॉर वो मुकदमात ख़त्म करें। नंबर 2, उन मुकदमात को ख़त्म करने के बाद इजलास को शुरू किया जाएगा। नंबर 3, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि देखे कि जो कायम किए गए मुकदमात हैं उनकी प्रोग्रेस क्या होगी और कितनी जल्दी वो ख़त्म। पहले 3 शिकें तो उसकी इनके बारे में थी, उसके ड्राफ्ट अभी भी अवेलेबल है। चौथी उनकी शिक थी, मैंने उनसे कहा कि मैं डिनाई नहीं करता ये फैक्ट, मैं पब्लिकली ये आपके सामने कह रहा हूँ कि बेशक इस वक्त ये सूरत हाल हमारे सामने है। आपके सामने इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, तो उसको तो कंट्रोल करना जिम्मेदारी है ना गवर्नमेंट की।
तो अगर उसमें किसी के साथ कोई ऐसी मैन हैंडलिंग हो गई है तो आई कैन अपोलोजाइज पबलिकली ऑन द फेस ऑफ इट। मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी आपके सामने ये बात मगर की। इसमें एक बात लेकिन इजाफा उनको करता किसी जगह चलूं, कोई समझ नहीं वो है। जो कांस्टेबल शहीद हुआ, देखें आईजी चीफ सेक्रेटरी याद आते हैं, वो जो कमाल जिसके सीने में गोली मारी गई, उसके 4 यतीम बच्चे घर पे हैं, जिस पे परवेज़ साहब हंसे और कहा वो केड़ा डाकुओं ने फड़न गया जरा शहीद होया। कभी उनसे भी पूछें कि पुलिस वालों ने जानों के नजराने पेश किए हैं, इन्होंने सीधी गोलियां चलाई और आज कहते हैं आईजी को पेश करो। अच्छा मलक साहब एक Last सवाल question. है। Last मलक साहब, एक ही question. सवाल है कि स्पीकर परवेज इलाही साहब बुजुर्ग भी हैं, आपसे वो 10-20 साल बड़े भी होंगे, अब आपके पास उनका क्या इलाज है, क्या दवा दारू है जो देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको कह के जा रहा हूँ, एक सेकंड में एक बात आपको मैं राठौर साहब एक बात, आखिरी सवाल का ये जवाब है, कर लेते हैं आप कहते हैं। आखिरी सवाल का ये जवाब है कि ये जो आईनी जिम्मेदारी है इसके रास्ते में चाहे मैं रुकावट बनूं चाहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। थैंक यू।